हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। PYQ सीरीज में हम लोग साथ साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 10th CBSE साइंस की फिजिक्स पोर्शन के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके टर्म 1 का सेट 4 एंड टर्म 2 का सेट 4। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। हमारे 2022 के जो टर्म 1 है उसकी सेट 4 का जो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17 और उसमें हमसे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनकेव मिरर यूज्ड। तो आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि उनमें से कॉनकेव मिरर का यूज कौन से वाले ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सो 4 ऑप्शन है। पहला है अ सोलर कुकर, बी है अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, सी है अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, डी है इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग्स। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहां पर होता है ये आपको इसमें बताना है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप इसको करेक्ट कर देंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा और बस सिंपली आपको टिक करना है या फिर लिख कर आना है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जो बी, सी और डी ऑप्शन है कि जो व्हीकल्स में हम रियर व्यू मिरर का यूज करते हैं या फिर सेफ्टी मिरर के फॉर्म में शॉपिंग मॉल्स वगैरह में सेफ्टी मिरर के फॉर्म में जिस मिरर का हम यूज करते हैं, या फिर बड़े साइज की जो बिल्डिंग्स होती हैं जो डिस्टेंट यानी कि दूर ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज कहीं पर बनानी है, तो उसके लिए हम कौन से मिरर का यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। लेकिन जब बात आती है सोलर कुकर की, तो सोलर कुकर इट मींस जो सनलाइट है उसको एक जगह पर यानी कि फोकस पर कौन सा मिरर कन्वर्ज करता है उन रेज को, कौन सा मिरर एक जगह पर उन जो रेज आ रही होती है उनको कन्वर्ज करेगा, देन उसके बाद से उसका यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए हम सोलर कुकर का यूज कर पाएंगे। तो कौन सा मिरर यहाँ पर यूज होता है? तो यहाँ पर यूज होता है कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये आने वाली जितनी भी लाइट रेज हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? उनको उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू कॉनकेव मिरर के यूज से। ठीक है, क्योंकि फोकस पर क्या कर देगा? उन रेज को कन्वर्ज कर देगा, मिला देगा एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर यूज होता है। इट मींस इस वाला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, यानी कि अ सोलर कुकर। तो आया आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में? चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये है हमारे पास में 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन में 4 ऑल्टरनेटिव्स या फिर 4 ऑप्शंस हम लोगों को दिए गए हैं, 4 डायग्राम्स हमको दिए गए हैं। इसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अभी यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझते हुए करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर एक डायग्राम को समझते हुए करेंगे। एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जहां पर 1 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे आपको केवल और केवल करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है या फिर जो भी नंबर है उसका ABCD जो आपको करेक्ट लग रहा है वो लिखकर आना है। ठीक है, वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देना है 1 मार्क के क्वेश्चन में, उसको रफ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB एज ऑन अ स्क्रीन। एक स्क्रीन पर एक स्टूडेंट चाहता है कि एक ऑब्जेक्ट AB जो उसके पास में है उसकी इमेज मैग्निफाइड यानी कि बड़ी इमेज बनते हुए आए। Which one of the following arrangement shows the correct position of AB for him or her to be successful? इनमें से कौन सा अरेंजमेंट सही है जो कि उसको जो वो चाहता है कि मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होकर आए तो उसको ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना चाहिए? इनमें से आपको एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। ठीक है, पहले इसका ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर F2 और 2F2 भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ तो रफ डायग्राम बनेगा, लेकिन आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको? आप लोग रूलर या फिर स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। यहाँ पर एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली और ये फोकस से होकर चली जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरी रे आई यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई और ये चले जाएगी कुछ इस तरीके से और यहाँ पर बन जाएगी आपकी इमेज यानी कि
2f2 पर, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज के ही जितनी है। तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नीफाइड इमेज तो नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ऑप्शन ए जो हमारा है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी पर चलते हैं। ऑप्शन बी पर जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर प्लेस किया गया है, वो है 2f1 से पीछे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग रफली डायग्राम के थ्रू f2 इसको मान लेते हैं और 2f2 यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं। देखते हैं कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो f2 से होती हुई कुछ इस तरीके से चली गई। ठीक है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई आ रही है वो उसी में सीधे सीधे ऐसे चले जाएगी और यहाँ पर बन जाएगी इमेज, जिसको हम a डैश b डैश नाम दे देंगे। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से भी छोटी इमेज बन रही है, तो मैग्नीफाइड तो बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी पर अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कहां पर रखा गया है, f और 2f के बीच में। तो इसको हम f1 2f1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं f2 और यहाँ पर हम बना देते हैं 2f2। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई वो f2 से होकर सीधी चली गई कुछ इस तरीके से। दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आई वो भी ऐसे होते हुए कहां से चली गई, सीधी चली गई कुछ यहाँ पर। तो ये कहीं दूर जाके ऐसे करके मिल गई और यहाँ पर आपके पास में एक इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज आपको दिख रही है, जिसको आप क्या नाम दे देंगे, a डैश b डैश नाम दे देंगे। तो ये एनलार्ज्ड इमेज बनेगी किसके कंपैरिजन में, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसके कंपैरिजन में। इसका मतलब है ये एक मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी अभी तक हमारा करेक्ट है। उसके पहले हम ऑप्शन डी को भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी के लिए भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं f2 और ये हमारा हो जाएगा 2f2। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई, यहाँ पर f1 पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है और ये चली जाएगी f2 से होते हुए कुछ इस तरीके से। वैसे ही जो ऑप्टिकल सेंटर से रे आएगी वो भी सीधी सीधी इस तरीके से चली जाएगी। तो यहाँ पर ये कहाँ पर जाके मिलेंगी, ये कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। इसका मतलब है जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो पॉइंट साइज या फिर डिमिनिश टाइप की इमेज बनेगी। ठीक है, तो कौन सा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि डी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट बचा हमारे पास में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे f1 और 2f1 के बीच में कहीं पर भी, तो तब जाके जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है 1 मार्क का क्वेश्चन। ये भी बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट। तो आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है लाइट के लिए कुछ। तो ठीक है, फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी अ। तो जो आपको ये डायग्राम दिया गया है इसमें जो ये ऑप्टिकल डिवाइस का यूज हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, तो ये ऑप्टिकल डिवाइस क्या हो सकती है। ऑप्शन ए है कॉन्केव मिरर, बी है कॉन्केव लेंस, सी है कॉन्वेक्स मिरर, डी है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए सबसे पहले डायग्राम को इजीली समझ लेते हैं। यहां से रेज आ रही हैं, इस ऑप्टिकल डिवाइस के थ्रू ये गई, ठीक है, और ये क्या हो गई हैं, फैल रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, यानी कि ये क्या हो रही हैं, ये डाइवर्ज हो रही हैं। अब कौन कौन से केसेस में जो रेज होती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, कौन सा मिरर या फिर कौन सा लेंस क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है। तो कौन कौन सा मिरर करता है, कौन सा लेंस करता है, हमको पता है कि या तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है या फिर ये कॉन्केव लेंस हो सकता है, क्योंकि यही दोनों क्या करते हैं, जो लाइट रेज आती है उनको क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। अब सेकंड केस इसमें हम देखेंगे, जल्दी से टिक नहीं लगाना है बल्कि थोड़ा सा सोच लेना है इसमें, क्योंकि अगर ये केस होता मिरर का या फिर कॉन्वेक्स मिरर का, तो ये जो लाइट रेज आ रही हैं ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन इस केस में इनका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये केस है रिफ्रैक्शन का या फिर ये केस है लेंस वाला। ठीक है, अब कौन सा लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, तो हमको पता है कि जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और इसके थ्रू थोड़ा सा आप लोग
प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो आपको इजीली ये क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे और आप इनमें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं। आपसे बोला गया है अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू द मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर से किस में जा रही है, एक मीडियम ए में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.50। एंटर्स मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। फिर उसके बाद वो मीडियम ए से मीडियम बी में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33 है। ठीक है, एंड फाइनली एंटर्स मीडियम सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 और लास्ट में वो जो मीडियम सी है उसमें जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 आपको गिवन है। इफ दिस रे emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least। और फिर जब उसके बाद वो मीडियम सी से लास्ट में एयर में चले जाती है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पेयर ऑफ मीडिया आपको दिए गए हैं यानी कि एयर टू ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू एयर, इनमें से किस में बेंडिंग ऑफ लाइट सबसे लीस्ट होगी या फिर सबसे कम होगी। तो जिनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका जो गैप है या फिर डिफरेंस है वो कम होगा इन सब के कंपैरिजन में, उसी में जो लाइट की बेंडिंग है वो क्या होगी, सबसे लीस्ट या फिर सबसे कम होगी। तो गिवन डेटा के अकॉर्डिंग पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है। μ1 यानी कि जब वो एयर में थी तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, फिर वो आई मीडियम ए में जिसको हम म्यू ए के थ्रू दिखाते हैं तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो गया, 1.50 हो गया। फिर वो आई मीडियम बी में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, तो ये हो गया 1.33। ठीक है, फिर आई वो मीडियम सी में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42 है। ठीक है, फिर वो आई किस में, तो लास्ट फिर से वो एयर में आ गई जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं और बता सकते हैं कि कितना जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस में सबसे कम है। ठीक है, तो पहले वाला जो एयर है और मीडियम ए है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका डिफरेंस कितना है, तो 50 का डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, दूसरे वाले में कितना डिफरेंस है, तो ये हो गया 0.17 का डिफरेंस, सॉरी ये 50 नहीं होगा, ये 0.50 का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनका डिफरेंस देखें तो ये कितने का हो गया, 1.09 का डिफरेंस हो गया। और फिर इनका डिफरेंस देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, ये हो गया 1.42 का डिफरेंस। तो सबसे जो कम डिफरेंस आ रहा है वो कौन से वाले में आ रहा है, तो वो आ रहा है इस वाले में, यानी कि जो मीडियम ए से बी में जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.17 है इन बाकी सबके कंपैरिजन में। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ए टू बी, यानी कि जब रे मीडियम ए से मीडियम बी में जाएगी तो इन सबके कंपैरिजन में वो सबसे कम क्या होगी, बैंड होगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट आपको लगता है उसको आपने चूज करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है एग्जाम्स में कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है पूछा जा रहा है या फिर नॉट ट्रू है पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले ही जो नॉट वाला वर्ड है ना उस पे अंडरलाइन या फिर सर्किल अपना ध्यान में रखने के लिए बना लेना चाहिए, वरना अक्सर ये वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि जो कलर है स्कैटर्ड लाइट का वो डिपेंड करता है कि वो किस साइज के पार्टिकल से टकरा रहा है। तो यस, ये तो सही है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता ही तब है जब जो अलग अलग वेवलेंथ्स की जो कलर्स हैं विबग्योर में से या फिर जो व्हाइट लाइट के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स या फिर बड़े पार्टिकल से टकराते हैं अपनी अपनी वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, हमको नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, ऑप्शन बी है रेड लाइट इज द लीस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो रेड लाइट है वो सबसे कम स्कैटर होती है एटमॉस्फेयर में। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हमको पता है कि जो रेड लाइट होती है या फिर जो लाल रंग होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, लॉन्गर वेवलेंथ या फिर लार्जर वेवलेंथ वाला कलर है, इसलिए ये लीस्ट स्कैटर्ड कलर माना जाता है जो व्हाइट लाइट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं यानी कि विबग्योर में से जितने भी कलर्स हैं उनमें से, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, लार्जर वेवलेंथ है। तो ये बड़े पार्टिकल्स यानी कि जैसे
जो वेवलेंथ है वो बढ़ती जाती है, वैसे ही उनको बड़े पार्टिकल से टकरा के वो क्या हो पाएगी, स्कैटर हो पाएगी। इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन पे चलते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होता है, जब बहुत सारे जो कलर्स होते हैं व्हाइट लाइट के वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करने लगते हैं एयर में। तो क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी है वो हमको इनकरेक्ट सा मालूम पड़ रहा है। ठीक है, फिर एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम बताते हैं कौन सा ऑप्शन अब हमारे इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन डी है, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर स्कैटर द ब्लू लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, सो द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज। ये बोला जा रहा है ऑप्शन डी में कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो ब्लू कलर को जल्दी से क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, किसकी कंपैरिजन में, रेड कलर की कंपैरिजन में, और इसीलिए हमारी आंखों तक जो ब्लू लाइट, जो स्कैटर्ड ब्लू लाइट है वो नजर आती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो रेड लाइट है ऑब्वियसली वो क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है, तो उसको स्कैटर करने के लिए लार्ज पार्टिकल्स की जरूरत होती है। फाइन पार्टिकल्स के थ्रू कौन सी लाइट जल्दी से स्कैटर हो जाएगी, जो ब्लू कलर की लाइट है वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बी एंड डी तो करेक्ट हो गए। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया नॉट ट्रू कौन सा ऑप्शन है, तो नॉट ट्रू या फिर इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है और इसमें भी आपको एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम को देख के समझ के आपने करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, फॉर द डायग्राम शोन according to the new Cartesian sign convention, the magnification of the image formed will have the following specifications। तो आपने ये डायग्राम देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, और आपको 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। कौन सा मिरर हमको नजर आ रहा है, तो हमको नजर आ रहा है ये कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ को होता है। ठीक है, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, ए ओ नाम से एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, कहां पर, फोकस और पोल के बीच में, मिरर के। ठीक है, यहां पर से इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं और थोड़ा सा डायग्राम को समझ के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा कि पहले एक लाइट रे यहां से आई और इस तरीके से फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। दूसरी जो लाइट रे आएगी वो आ रही है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और उसी में क्या हो जाएगी, वापस चले जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये रे यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि दूर दूर फैलती जा रही है, मिलेंगी तो ये कहीं पर भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको अपीयर टू मीट करा के देखते हैं, यानी कि वर्चुअली इनको मीट कराने की कोशिश करते हैं कि ये अगर मिलती तो कहाँ पर मिलती। तो हम इसको पीछे की तरफ को इस तरीके से बढ़ा लेते हैं इन रेज को, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इमेज आगे बन गई है मिरर के पीछे, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, और जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसके साइज के कंपैरिजन में बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो सीधी इमेज है, बड़ी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, राइट हैंड साइड पर इमेज है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या पूछा गया है, वैल्यू, तो वैल्यू क्योंकि मैग्नीफाइड इमेज है, बड़ी इमेज बन रही है, तो वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइन पॉजिटिव एंड वैल्यू मोर देन 1। सो इसका ऑप्शन बी क्या हो गया है, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और ये भी है 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन। तो आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपसे बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से एंटर कर रही है। इफ ए बी एंड सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो ए बी सी तीनों के तीनों ही क्या है, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया है, यानी कि जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, Which among the following options is true for the given diagram? तो अगर ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। या तो एंगल 1 एंगल 4 से बड़ा होना चाहिए, तो एंगल 1 एंगल 4 से बड़ा है या नहीं है, ये हम तभी बता पाएंगे जब यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए होते। ठीक है, नेक्स्ट है 1 इज लेस देन 2, कि ये वाला और ये वाला एंगल जो 1 वाला है, एंगल 1 वो
छोटा है एंगल 2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर भी हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, बस हमको इतना पता है कि ये अलग अलग है, ठीक है, तो इसको भी होल्ड पर रखते हैं। सी है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसा पूछा जा रहा है ऑप्शन सी में। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, ऐसा पूछा जा रहा है ऑप्शन 4 में। तो क्योंकि हम कौन सा एंगल बड़ा बनेगा कौन सा एंगल छोटा बनेगा ये हम यहाँ पर तभी बता पाएंगे जब हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे इनके, तो ठीक है। खाली डायग्राम देख के विदाउट एनी डेटा हम लोग ऐसा नहीं बता सकते कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम ये वाला जब हम देखते हैं बी वाला पोर्शन, बी वाला मीडिया, तो यहाँ पर दोनों के दोनों एंगल ही बीच में है। और किसके बीच में है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं एंगल, किसकी हेल्प से, इन दो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल की हेल्प से। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब इस शेप में एंगल्स बनते हैं तो ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं, ये एंगल्स कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ये वाला ऑप्शन यानी कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, वो वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और ये भी है 1 मार्क का हमारे पास में क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन द डायग्राम गिवन बिलो x एंड y आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, द कलर y रिप्रेजेंट्स द, ठीक है। तो आपको एक ये इन्वर्टेड प्रिज्म दिया गया है, इसमें से व्हाइट लाइट को इस तरीके से पास किया, रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पर डिस्पर्शन हुआ, यानी कि व्हाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एक्स कलर है और जो वाई कलर है, ये दोनों ही जो एंड कलर्स होते हैं ना विबग्योर में, तो विबग्योर में एंड कलर्स कौन कौन से होते हैं, वॉयलेट होता है एक, और एक क्या होता है, रेड होता है, यानी कि वॉयलेट और रेड कलर्स ये इनके थ्रू शो किए गए हैं। वाई कलर्स क्या, वाई जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको इन ऑप्शन के थ्रू बताना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं वाई कलर होगा कौन सा, या तो ये वॉयलेट हो सकता है या फिर ये रेड हो सकता है, क्योंकि ये एंड कलर्स में से ही एक है, ठीक है। तो आप इस प्रिज्म को अच्छे से देखिए, व्हाइट लाइट आई यहां से इस तरीके से निकल गई, एंड कलर्स में जब आपको नजर आ रहा है तो आपको ये नजर आ रहा है कि जो वाई कलर है वो कैसा कलर है, वो लीस्ट डेविएटेड कलर है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका डेविएशन सबसे कम हो रहा है इन कलर्स में। लीस्ट डेविएटेड कलर कौन सा होता है विबग्योर में, तो वो होता है रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है बाकी के कलर्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो वाई कलर है ये तो हमको पता चल गया कि वो रेड कलर है। अब इनमें से हमको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन में बोला गया है कलर ऑफ स्काई इज सीन फ्रॉम अर्थ ड्यूरिंग द डे, दिन में जो कलर है स्काई का वो हमको नजर आता है, वो क्या रेड कलर नजर आता है, नहीं। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी है कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, मून से जो कलर ऑफ स्काई है वो हमको नजर आता है, वो कैसा नजर आता है, रेड आता है क्या, नहीं आता, वो तो ब्लैक कलर नजर आता है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सी है कलर यूज्ड टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि क्या बोला गया है कि इस कलर का यूज किया जाता है रेड सिग्नल्स को पेंट करने के लिए या फिर दिखाने के लिए। तो हाँ, रेड कलर का यूज होता है डेंजर सिग्नल्स को शो करने के लिए। और लास्ट था डी, कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ नून, तो दिन के समय में सन का कलर कैसा होता है, येलो या व्हाइट कलर ही हम बोलते हैं उसको, तो वो भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसका क्या मतलब है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्योंकि जो डेंजर सिग्नल्स है उनको शो करने के लिए कौन सा कलर यूज होता है, रेड कलर यूज होता है। और यहाँ पर ये वाई कलर की प्रॉपर्टी में रेड कलर ही हमारे लिए शो हो रहा था इसीलिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। असर्शन में आपसे क्या बोला गया है, सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑब्वियसली ये सही है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन का कलर है वो कैसा नजर आता है, लाल रंग नजर आता है या फिर रेडिश कलर नजर आता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा करेक्ट असर्शन वाला। रीजन देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सनलाइट है उसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी होती है वो कम करनी होती है एज कंपेयर टू जो उसको नून या फिर दोपहर के टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है उससे। तो क्या ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको पता है कि सनलाइट जो ट्रेवल होती है किस टाइम पे, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, उस टाइम पे सन होराइजन पर होता है, हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है, तो उस टाइम पे लाइट को ट्रेवल करने में ज्यादा
टाइम लगता है या फिर डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल करनी पड़ती है किसके कंपैरिजन में, दोपहर के कंपैरिजन में या फिर नून के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि जो असर्शन वाला हमारे पास में स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 1 मार्क का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज द सन रेज एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ दिस लेंस। तो एक लेंस है जो कि कन्वर्ज करता है सन रेज को। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि वो कन्वर्ज कर रहा है जो सन रेज है उनको एक पॉइंट पर, जो कितनी डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब हमको क्या दिया गया है, फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। इस लेंस की आपको क्या बतानी है, पावर बतानी है। ठीक है, तो क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है तो ये प्लस में हो जाएगा। पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 1/f, किसमें, मीटर में। अगर हमको f यानी कि फोकल लेंथ किसमें दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम डायरेक्टली एक ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, 100/f, जब फोकल लेंथ किसमें है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यहां से पावर ऑफ द लेंस P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20 सेंटीमीटर, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 से 10 हो गया, तो पावर कितनी आ गई आपके पास में, +5 डायोप्टर। तो इसका मतलब है इस कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो कितनी है, +5 डायोप्टर है। ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो A है +2 डायोप्टर, B है -2 डायोप्टर, C है +5 डायोप्टर एंड D है -5 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑब्वियसली ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। कितना, +5 डायोप्टर इस कन्वर्जिंग लेंस की क्या हो गई है, पावर हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और ये भी है हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। तो कन्वर्जिंग टाइप का मिरर कौन सा होता है, हमको पता है ये कौन सा मिरर होता है, ये होता है हमारे पास में कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कॉनकेव मिरर के लिए आपको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है r इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस होगी तो इसको हम किस में ले लेते हैं, नेगेटिव में ले लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए कि जो हमको इमेज मिले इसके थ्रू वो कैसी मिले, वर्चुअल इमेज मिले। अब आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस और पोल के बीच में, तब हमको कैसी इमेज मिलती है, तब हमको वर्चुअल टाइप की इमेज मिलती है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर हम पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट को हमको प्लेस करना चाहिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसका हाफ, यानी कि r/2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -30/2, यानी कि -15 सेंटीमीटर। माइनस का साइन क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन तभी जब लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेस हम लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, फोकल जो डिस्टेंस है कहां से, पोल से, वो आ गई। ठीक है, या फिर फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब इसका ये मतलब है कि अगर हम पोल से लेके 15 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस के बीच में अगर किसको रखें, ऑब्जेक्ट को प्लेस करें, तो हमारे पास में जो इमेज बन के आएगी वो कैसी बन के आएगी, कॉनकेव मिरर के थ्रू वो बन के आएगी वर्चुअल टाइप की इमेज। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इन्फिनिटी पर प्लेस करें तो गलत हो गया, 30 सेंटीमीटर तो ये भी ज्यादा, जो फोकल लेंथ है उससे ज्यादा की डिस्टेंस है तो ये भी गलत हो गया, बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर तो ये भी गलत हो गया, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर तो ये सही हो गया। यानी कि पोल और फोकस के बीच में अगर हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, कॉनकेव मिरर के थ्रू वर्चुअल टाइप की इमेज मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा अगला क्वेश्चन भी है क्वेश्चन जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम। तो आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, तो ये बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि इसको ध्यान में रखना है हमेशा एग्जाम्स में कि कहां पर नॉट ट्रू या फिर कहां पर ट्रू ऑप्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में हमको दिया गया है एक कॉनकेव मिरर,
ठीक है। ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी कि यहाँ पर एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है जिसको हम एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ से एक रे आएगी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से होकर चली जाएगी, वो इसके फोकस से होकर कुछ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी अगर एक रे इसके फोकस से होकर आती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल चली जाती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी बन जाती है इमेज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर से इमेज कैसी बन जा रही है, ए डैश बी डैश एक इमेज बन जा रही है। तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बन रही है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया था। इन्वर्टेड इमेज बन रही है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमको क्या क्या बोला गया है। ए ऑप्शन है इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो क्या ये इमेज रियल है, यस। यहाँ पर क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो ये इमेज क्या है, एक रियल इमेज है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है। सेकेंड है इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, तो क्या ये इमेज इनलार्ज है यानी कि बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, नहीं, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। सी ऑप्शन है इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस इक्वल टू द डबल द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है, यस बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी है इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, जो इमेज है वो उल्टी इमेज बन रही है, यस, तो इमेज इन्वर्टेड भी है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, सही है। लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, तो इमेज इनलार्ज नहीं बन रही है जबकि उतनी ही साइज की बन रही है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो कौन सा नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट बी नॉट ट्रू हो जाएगा, यानी कि गलत या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन द डायग्राम N1, N2 and N3 are refractive indices of the media 1, 2 and 3 respectively. Which one of the following is true in this case? तो आपको एक डायग्राम दिया गया है जहां पे आपको बोला गया है कि जो N1, N2 एंड N3 हैं वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, जो हमारा पहला मीडियम है, दूसरा मीडियम है और थर्ड मीडियम है रिस्पेक्टिवली। तो आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। पहले केस में आपसे बोला गया है N1 इज इक्वल टू N2, जो पहले वाला मीडियम है और दूसरे वाला मीडियम है उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस सेम सेम है। सेकंड है N1 इज ग्रेटर देन N2, कि N1 N2 से बड़ा होगा। सी है N2 इज ग्रेटर देन N3, तो N2 N3 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी है N3 इज ग्रेटर देन N1, ये वाला जो N3 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन से वाले, थर्ड वाले मीडिया का, वो बड़ा होना चाहिए इससे, N1 से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो देखिए इस केस में क्या होता, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं θ1, θ2, θ3, ठीक है। तो अगर क्या होता कि ये दोनों मीडियम सेम होते तो ये जो रे दिख रही है लाइट की वो बेंड नहीं होती टुवर्ड्स नॉर्मल, तो तब इस केस में N1 इक्वल्स टू N2 हो सकता था। तो इस केस में तो क्योंकि ये जो रे है वो बेंड हो जा रही है टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि जो ये N1 और N2 है वो इक्वल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है N1 इज ग्रेटर देन N2, तो क्या ये पॉसिबल है, अगर जो ये वाला एंगल है, सॉरी जो ये वाली रे है वो यहाँ से यहाँ पर आके क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड वाले मीडियम का यानी कि N2 का, वो ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, N1 के कंपैरिजन में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो रही है, इसका क्या मतलब है कि जो N3 है वो ज्यादा होना चाहिए N2 से, है ना। तो ये होना चाहिए था N3 इज ग्रेटर देन N2, बट ये जो B और C वाला हमारे पास में केस दिया गया है वो क्या है, वो ऑपोजिट शो कर रहा है। N1 इज ग्रेटर देन N2, इनकरेक्ट। N2 इज ग्रेटर देन N3, इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन बचा है D, N3 इज ग्रेटर देन N1, क्योंकि जो रेज है वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका मतलब है कि जो सेकंड या थर्ड वाला मीडियम है वो पहले वाले मीडियम से क्या है, ज्यादा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो N3 होगा यानी कि थर्ड मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो N1 यानी कि फर्स्ट मीडिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, N3 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 46 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5, तो एक
मीडियम ए है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिया गया है आपको 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी इज 1.33। दूसरा मीडियम बी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.33 दिया गया है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट बतानी है इन मीडियम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं तो हम कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट वाले मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C/VA हो जाएगा, इसको भी NA लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर से जो VA है यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम ए वो इक्वल टू किसके हो जाएगी C यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन NA के, यानी कि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है इस मीडियम का। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन NA की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है 1.5 गिवन है। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैसे ही जो दूसरा मीडियम है मीडियम बी NB इक्वल टू क्या हो जाएगा C/VB। ठीक है, तो यहां से VB इक्वल टू क्या हो जाएगा C/NB। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन NB की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, तो ये गिवन है 1.33। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट करोगे सो VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम ए में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। स्पीड ऑफ लाइट इन जो मीडियम बी है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 और ये भी है 1 मार्क का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, मिरर की बात चल रही है। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज। तो आपसे इमेज की हाइट कितनी है ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, और गिवन क्या क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है h इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एक डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सारे डिस्टेंसेस किस में लेते हैं, नेगेटिव में ही लेते हैं। डाइवर्जिंग मिरर है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका जो फोकस होता है वो किधर साइड पे होता है, तो राइट हैंड साइड पे होता है, इसलिए यहाँ पर फोकल लेंथ हम कौन सी लेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव में, यानी कि f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्योंकि इमेज की हाइट पता करनी है, जो कि हम जो मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन होता है किसमें, मिरर के केस में, यानी कि h'/h इक्वल टू -v/u, उसके थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, h' की वैल्यू यानी कि इमेज की जो हाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ठीक ठीक चीजें भी होनी चाहिए, यानी कि इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू होनी चाहिए, u की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है। v की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास में u की वैल्यू है, f की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कैलकुलेट हमको करना है v की वैल्यू, सो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। सो इक्वल टू आ जाएगा 1/f की जगह पर 10 सेंटीमीटर माइनस 1/u की जगह पर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर एलसीएम आ गया, ये हो गया हमारे पास में 3, ये हो गया +1, ये हो गया 4/30। ठीक है, तो कैंसिल कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 7.5, तो ये इक्वल टू आ गया 1/7.5। तो यहाँ पर से v की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, +7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो इमेज बन रही है वो किधर साइड पर बन रही है, राइट हैंड साइड पर ही बन रही है। v की वैल्यू हमको मिल गई, u की वैल्यू हमारे पास में है, मैग्निफिकेशन की जो रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग h'/h इक्वल टू क्या होता है -v/u होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से वैल्यूज पुट कर लेंगे, -v की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर।
ठीक है। सो यहाँ पर से h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस से माइनस यहीं पर कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 7.5 अपॉन 30 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 4 सेंटीमीटर्स है, तो ये हो गया आपके पास में फिर से 7.5 आ गया अपॉन में, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज बन रही है हमारी वो क्या बन रही है 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। यहाँ पर हमको ऑप्शन में क्या दिया गया है प्लस 3.0 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया प्लस 1.0 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है प्लस 1.0 सेंटीमीटर। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 और ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज L1 एंड L2। तो कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है वो एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसमें 2 लेंसेज होते हैं, एक L1 नाम देते हैं हम, एक को L2 नाम देते हैं, ठीक है। द लेंस L1 इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो जो पहले वाला लेंस होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि क्या होता है ये देता है रियल इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज देता है किसी ऑब्जेक्टिव की, सॉरी किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस L1। This serves as the object for the second lens L2। अब क्या होगा कि जो इसकी इमेज बन के आएगी ये वाली जैसे कि बन रही है वो क्या होगी, वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। तो ये हो गया L2 जो कि क्या है आई पीस। अब ये बोला जा रहा है कि जो आई पीस है फंक्शंस लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, तो ये मैग्नीफायर या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है जो कि क्या है आई पीस है, ठीक है, यानी कि L2 है। So it produces the final image which is inverted with respect to the original object, enlarged and virtual। तो ये क्या करेगा सेकंड वाला लेंस, ये जो फाइनल जो इमेज फॉर्म करेगा वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और साथ ही साथ इनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज होगी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में व्हाट टाइप्स ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड L2। तो ये L1 और L2 कौन से टाइप के लेंसेज हैं, ये कॉन्केव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। डायग्राम देख के तो आप समझ गए होंगे, लेकिन हमको ये समझना कैसे है। तो देखिए जो L1 है उसके थ्रू अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया AB, ठीक है, और यहाँ से एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ से होकर चली जाएगी, इसके फोकस से होकर इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। वैसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो उसी में आगे बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जाकर एक इमेज बन गई A डैश B डैश, जो कि क्या है रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है। तो ये काम कौन सा लेंस कर सकता है, जो रियल इमेज बनाता है वो कौन सा लेंस है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट वाला लेंस हमारा कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाले लेंस के लिए ये जो A डैश B डैश है वो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एक रे कुछ इस तरीके से जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, ये इसके फोकस से होते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगी। वैसे ही एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी और कुछ इस तरीके से उसी में आगे चले जाएगी, ठीक है। तो ये रेज आगे चल के फैलती जा रही है, यानी कि कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो इनको क्या कराना पड़ता है, वर्चुअली मीट कराना पड़ता है। अब ये हो गई कुछ इस तरीके से वर्चुअली मीट, ठीक है, एक जगह पर हमने इनको मिला दिया इस पॉइंट पर। तो डायग्राम मेरा थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा है, नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे से समझ के बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गई, एक इमेज बन गई A डैश B डैश, जो कि एक इनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज बन गई। अब आप बोलोगे कि इमेज तो वर्चुअल इमेज बन रही है, तो ये तो फिर कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, लेकिन इनलार्ज्ड इमेज बनती है क्या वहां पे तो हमेशा डिमिनिश्ड या फिर छोटी इमेज बनती है ना। तो ये लेंस भी कौन सा हो जाएगा, ये लेंस भी हो जाएगा हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि L1 एंड L2 दोनों ही जो लेंसेज यूज हुए हैं इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो किस टाइप के हो जाएंगे, बोथ कॉन्वेक्स लेंसेज हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जो कि हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पर फिर से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 2 लेंसेज L1 एंड L2 उसमें होते हैं या उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। जो L1 है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, ये रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है एक गिवन ऑब्जेक्ट के लिए, और दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस L2, और जो इमेज बन के आती है वो उसके लिए
L1 के थ्रू, वो दूसरे वाला जो लेंस है उसके लिए क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है, जिसको हम आई पीस बोलते हैं L2 को। द आई पीस फंक्शंस लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर, तो ये मैग्नीफायर या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह फंक्शन करता है L2 यानी कि जो आई पीस है, और ये प्रोड्यूस करता है एक फाइनल इमेज जो कि इन्वर्टेड होती है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, इनलार्ज होती है और वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, इफ पावर ऑफ द आई पीस यानी कि L2 की आपको पावर दी गई है, इसको हम लोग P2 के थ्रू डिनोट कर लेते हैं, जो कि इक्वल टू है +5 डायोप्टर्स। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस यानी कि V की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 80 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी, तो आपको U की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो आपके पास में क्योंकि पावर दी गई है तो आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, है ना। आपको फॉर्मूला पता है, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f2 हो जाएगा इन मीटर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास में f2 इन मीटर्स इज इक्वल टू 1/P2 यानी कि 1/+5 डायोप्टर। सो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ये आपके पास में आ जाएगी 0.2 मीटर्स। ठीक है, और इसको सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास में जो सेकेंड वाला लेंस है या फिर आई पीस है L2 है, उसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, +20 सेंटीमीटर्स आ गई। अब लेंस फॉर्मूला आपको पता है, आप इजीली U की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि कैलकुलेट क्या करना है, U की वैल्यू, सो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 1/v माइनस 1/f। सो 1/u इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू -80 सेंटीमीटर माइनस 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। सो 1/u इक्वल टू आपके पास में 80 क्या आ गया, यहाँ पर से LCM आ गया, ये हो गया आपके पास में -1, ये हो गया यहाँ पर -4। ठीक है, सो ये आपके पास में आ जाएगा 1/u इक्वल टू -5/80, तो ये इक्वल टू आ गया -1/5 5 5 6 30, यानी कि u इक्वल टू आपके पास में आ गया -16 सेंटीमीटर्स। तो आपको ये कहीं पर दिया गया है ऑप्शन में, ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करना चाहिए, तो माइनस का मतलब तो ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस है, तो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमको दिया गया है ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को हम कितनी डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे, 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस करेंगे, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जो टर्म 2 है उसका सेट 4 और उसका फिजिक्स का पोर्शन, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमसे बोला गया है जो मैग्नेटिक फील्ड है इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो आपको ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे प्रूव कर सकते हो, बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके थ्रू। ठीक है, तो ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें आप बार मैग्नेट्स के थ्रू जो मैग्नेटिक लाइंस है उनको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो। तो जो बार मैग्नेट होता है ना, हम देखते हैं कि अगर आउटसाइड द मैग्नेट की हम बात करें तो जो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ टू साउथ क्या करती हैं, जाती हैं, यानी कि ट्रेवल करती हैं। वैसे ही इनसाइड द मैग्नेट इनकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो डायरेक्शन की हमने ऑलरेडी बात कर ली। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, डायरेक्शन तो ऑब्वियसली शो करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू, ठीक है, डायरेक्शन हो गई। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक है। ठीक है, कैसे, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसी की वजह से वो अपने आसपास की जो मैग्नेट्स हैं उनको आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपने आसपास के मैग्नेट्स को उतना जल्दी से अट्रैक्ट कर पाएगा, या फिर उसके ऑपोजिट पोल को जल्दी से अट्रैक्ट कर पाएगा। इसका क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके
पास में क्या है, उसके पास में मैग्नीट्यूड भी है, तभी तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना। और ये डायग्राम आप साथ ही साथ बना दोगे और आप इस तरीके से प्रूफ कर दोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और ये है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स है, यानी कि 1.5 ईच। पहले पार्ट ए में आपसे क्या बोला गया है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में आपसे बोला जा रहा है अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। हाउ शुड दीज गैजेट्स बी कनेक्टेड विद द मीन्स? जस्टिफाई योर आंसर गिविंग 3 रीजंस। तो एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब और एक इलेक्ट्रिक फैन, इन तीनों को साइमल्टेनियसली कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि वो मेन से किस तरीके से इन तीनों ही गैजेट्स को कनेक्ट कर पाएगा। आपको अपना आंसर को जस्टिफाई करते हुए 3 रीजंस देने हैं। तो 2 टाइप के कनेक्शंस हो सकते हैं, एक या तो सीरीज में इन तीनों को कनेक्ट कर दे या पैरेलली इन तीनों को कनेक्ट कर दे। ठीक है, अगर सीरीज में इन तीनों को कनेक्ट कर देता है तो ये तीनों के तीनों ही क्या चाहिए होती है, इनको डिफरेंट करंट चाहिए होती है वर्क करने के लिए। अब सीरीज में अगर ये कनेक्ट कर देगा तो तीनों के पास में सेम टू सेम ही करंट पहुंचेगी, इसका मतलब प्रॉपर्ली ये वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकता क्योंकि क्या चाहिए, डिफरेंट करंट्स चाहिए। दूसरी बात, पैरेलली कनेक्ट क्यों करेगा ये, तो पैरेलली इसलिए कनेक्ट करेगा क्योंकि अगर एक जो सर्किट है, इन तीनों में से किसी भी एक का जो सर्किट है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर खराब हो जाए तो बाकी के जो सर्किट्स हैं, जो रिमेनिंग सर्किट्स हैं या फिर रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या करते रहेंगे, प्रॉपर्ली वर्क करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, इन तीनों को ही पैरेलली कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा रीजन आप ये भी दे सकते हैं कि जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें ओवरऑल लेस रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूं उसको आप अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओवरऑल लेस रेजिस्टेंस होने का ये मतलब है कि जिस भी सिस्टम को या फिर जिस भी सर्किट को जितनी करंट चाहिए उतनी करंट मिल जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से सर्किट क्या कर पाएंगे, प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग एडवांटेजेस देखते हुए, किसके, पैरेलली इनको कंबाइन करने के एडवांटेजेस देखते हुए ये बोला जा सकता है कि इनको जो ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं इनको किस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए, पैरेलली कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो पार्ट बी, उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इसको सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमको मालूम है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस के फॉर्म में यूज होता है किसी भी सर्किट के लिए। ठीक है, और सेफ्टी डिवाइस कैसे, क्योंकि जब जो फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का वो एक जो पर्टिकुलर करंट आनी चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, यानी कि ओवरफ्लो होने लगे, तो ये क्या कर देता है, ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिस वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ह्यूमन डैमेज हो सकता है या हमारे घर के जो एप्लियंसेस है वो खराब हो सकते हैं, तो वो होने से बच जाते हैं। और इसको सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, तो इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि ये क्या करे, जैसे ही ये मेल्ट हो तो बाकी के जो एप्लियंसेस है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी वर्क करना क्या हो जाए, बंद कर दे इसी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए इन दोनों ही पार्ट्स के आंसर कर सकते हैं और इसमें आपको 3 मार्क्स इस तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 watt is connected to 220 volt mains. Find 1 है the current drawn from the mains, second electric energy consumed if the motor is used for 5 hours daily for 6 days, and 3 है total cost of energy consumed if the rate of 1 unit is ₹5। तो एक एक करके तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके लिए पावर आपको दी गई है P से, इसको डिनोट कर देते हैं कितना, 1100 वॉट्स। इसको कनेक्ट किया गया है, जो वोल्टेज मेंस के लिए जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है वो कितना है, 220 वोल्ट्स यानी कि V। पहले वाले पार्ट में आपको करंट कितनी मेन से सप्लाई हो रही है वो बताना है। सो हमको पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू I होता है, यानी कि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट।
सो करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P अपॉन V। सो I विल बी इक्वल टू हो जाएगा, P की जगह पर कितना पुट करोगे 1100 वॉट्स अपॉन V की जगह पर कितना पुट करोगे 220 वोल्ट्स पुट करोगे। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ये हो गया 10, सो 2 5 जा 10। तो I की वैल्यू यानी कि करंट जो मेन से सप्लाई हो रही है वो कितनी है 5 एम्पियर है। ठीक है, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मोटर है वो कितना कंज्यूम कर रही है अगर वो 5 आवर्स डेली यूज हो रही है फॉर 6 डेज, यानी कि टोटल टाइम कितना वो ले रही है, तो 6 दिन में 5 घंटे, यानी कि 6 5 जा कितना हो गया, ये हो गया 30 आवर्स टोटल। ठीक है, तो 30 आवर्स का वो टाइम ले रही है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है E इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये हो जाता है आपके पास में पावर इनटू टाइम। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी E इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 1100 वॉट्स है, इंटू T की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है कितना 30 आवर्स हो गई। सो E इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 11 3 जा 33 और कितने जीरो है 1 2 3 इतना जूल्स। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बतानी है इस मोटर की, अगर जो रेट ऑफ 1 यूनिट है वो ₹5 है। सो हमको पता है 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जूल में इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू है कितनी 33,000 जूल्स। ठीक है, तो अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में, इसको 1000 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं 33000 अपॉन 1000। ठीक है, तो 000 से 000 कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास में आ जाएगा 33 किलोवाट आवर्स। ठीक है, अब हमको पता है कि जो 1 यूनिट है उसकी वो कितनी रुपीज वैल्यू है, तो 5 रुपीज वैल्यू है। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 5 रुपीज ही होनी चाहिए। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास में 33 किलोवाट आवर्स, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 33। तो आपके पास में आ गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 116 165 रुपीज। तो इतना आ गया आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, जो कि ये मोटर क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। तो ये हो गए इसके तीनों ही पार्ट्स, और तीनों ही पार्ट्स को अगर आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे तो आपको 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम सेट के लिए सेम सीरियल नंबर वाला है। इट मींस कि दोनों ही सेम यानी कि ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है या फिर और वाले क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में अच्छे से आता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है और इसके 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 1 मार्क ईच। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड। तो आपको एक सर्किट दिया गया है और उसको आपने देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने कुछ चीजें फाइंड करनी है। सो फर्स्ट है इसमें आपके पास में इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट के लिए आपको इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। सेकंड में आपको करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी की कितनी करंट इस सर्किट के थ्रू फ्लो हो रही है वो बताना है। थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर। तो 5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो एक एक करके तीनों ही पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखिए यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, लेकिन ये R3 एंड R4 जो रेजिस्टेंस है वो R2 के साथ में क्या है, वो पैरेलली कंबाइन है। इसका मतलब पहले हमें इन दोनों का तो एक साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, फिर इसको कंबाइन करके इसके साथ में इनका कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा, तब जाके हम तीनों ही जो रेजिस्टेंसेज है उनको सीरीज में कंबाइन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जो पैरेलली जो इसके साथ में कनेक्ट है R2 के साथ में R3 एंड R4, तो पहले R3 एंड R4 का हम कॉम्बिनेशन बताते हैं। तो ये क्योंकि साथ में सीरीज में कनेक्ट है तो R3 + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं तो R3 + R4 हो जाएगा, यानी कि 4 ओम + 6 ओम हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो R3 और R4 वाला कॉम्बिनेशन है उसका साथ में जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 ओम्स का। ठीक है, अब इसके साथ में जो कनेक्टेड है वो है पैरेलली R2 10 ओम्स का, यानी कि अगर हम 1/R2 + 3 + 4 करें तो ये इक्वल टू किसके होगा, ये भी 10 ओम है, तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/10। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है 1/R2 + 3 + 4 इक्वल टू हो जाएगा 2/10, या फिर ये हो गया 1/5।
ठीक है। सो जो R2 है उसका R3 और R4 के साथ में जो कॉम्बिनेशन होके आ जाएगा वो कितना ओम आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, अब हमारे पास में 3 रेजिस्टेंसेस हो गए, एक तो R1 5 ओम, ये वाला 5 ओम और ये वाला R5 10 ओम। ठीक है, अब इनका कॉम्बिनेशन हम किस में कैलकुलेट करेंगे, सीरीज में कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट के लिए। सो यहाँ पर R इफेक्टिव, क्योंकि तीनों ही सीरीज में है तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, पहले वाला कितना ओम है, 5 ओम है, तो ये हो गया 5 ओम प्लस सेकेंड वाला, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आया है, वो आया है हमारे पास में 5 ओम, तो 5 प्लस ये वाला R5 कितना ओम है, तो ये है 10 ओम, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10 ओम यहाँ पर। तो इस पहले वाले जो हमारा पार्ट है उसके लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट के लिए हमको बताना था वो कितना आ गया, टोटल 10 प्लस 10 कितना 20 ओम्स। ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है करंट कितनी फ्लो हो रही है इस पूरे के पूरे सर्किट के थ्रू, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इफेक्टिव। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो बैटरी के लिए हमको कितना दिया गया है, 20 वोल्ट्स दिया गया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 20 पुट कर दीजिए, 20 वोल्ट्स अपॉन R इफेक्टिव कितना है, 20 ओम है, तो यहाँ पर से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 एम्पियर। ये हो गया हमारे पास में पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 3 है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, वो है 5 ओम। ठीक है, जो कि कौन से वाला रेजिस्टर है, वो है R1 के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो I की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो है 1 एम्पियर। अब यहां पर से वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बताएंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR1 यहाँ पर हो जाएगा। सो V इक्वल टू हो गया 1 एम्पियर इंटू R1 की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, 5 ओम पुट कर सकते हैं। सो V इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वोल्ट्स। तो ये था हमारा एम्पियर में और ये था हमारा ओम्स में। सो ये हो गया हमारे पार्ट 3 का आंसर, V इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो इजी सा क्वेश्चन था, है ना। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है और इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। टोटल जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, AB इज अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो AB एक कॉइल है कॉपर वायर की जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है, जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर एज शोन। तो इसके जो कॉइल के एंड्स है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। ठीक है, व्हेन अ नॉर्थ पोल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द एंड B of the coil, a deflection is observed in the galvanometer। तो जब किसी बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस कॉइल के टुवर्ड्स लाया जाता है, इसके पास में लाया जाता है, तो क्या शो होता है, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, अब पार्ट ए में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग गैल्वेनोमीटर इन द एक्टिविटी एंड व्हाई डज इट्स निडल डिफ्लेक्ट्स मोमेंटरीली व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल। तो रीजन दीजिए कि इस कॉइल के साथ में हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है। क्यों लगाया है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट के लिए, तो ये डिटेक्ट करता है करंट को। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट डिटेक्ट्स करंट जो कि उस सर्किट में फ्लो हो रही है। ठीक है, अब करंट डिटेक्ट करेगा तभी ये क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन भी शो करेगा। तो करंट होगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिफ्लेक्शन क्यों शो करती है इसकी निडल मोमेंटरीली जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लाया जाता है। सो जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास में लाया जा रहा है तो क्या होगा, तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या होने लगेगी, कॉइल में इंड्यूस होने लगेगी। सो करंट इंड्यूस होगी तो इस वजह से ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया इसके पहले पार्ट का आंसर। अब चलिए देखते हैं इसका पार्ट बी। सो इस क्वेश्चन के पार्ट बी में हमसे बोला गया है व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर इन अ सिचुएशन व्हेन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट बोथ मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर।
तो क्या होगा जब ऐसी सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, जब ये जो कॉइल है और ये जो बार मैग्नेट है दोनों ही सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ में मूवमेंट कर रहे होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में होगा नो डिफ्लेक्शन, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन भी। तो ये भी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं और इस टाइप की एक्टिविटी से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। नो डिफ्लेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो बार मैग्नेट है और जो ये हमारे पास में कॉइल है, ये दोनों के दोनों ही सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जो करंट है वो भी इंड्यूस नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन इस केस में शो नहीं होगा। तो ये हो गया इसके पार्ट बी का आंसर। चलिए अब देखते हैं हम इसका पार्ट सी। सो हमारा इसी क्वेश्चन का पार्ट सी है, उसमें हमसे बोला गया है स्टेट द कंक्लूजन दैट ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। आप इस एक्टिविटी के थ्रू क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, will there be any change in the momentary deflection in the galvanometer if number of turns in the coil is increased and a more stronger magnet is moved towards the coil। आप क्या चेंज देख पाते हैं इस पूरे जो एक्टिविटी हमने की, अगर हम नंबर ऑफ जो यहाँ पर टर्न्स हैं उनको बढ़ा दें कॉइल में, और या फिर हम एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट का यहाँ पर यूज करें इस एक्टिविटी में। तो पहले तो हम लोग क्या कंक्लूजन बता पा रहे हैं इससे, तो हम लोग यही बता पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके पास में अगर हम क्या लेकर आते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लेकर आते हैं, तो अगर हम उसके टुवर्ड्स उसको लेकर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रही है और इस वजह से गैल्वेनोमीटर में एक साइड को डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा से बाहर की तरफ को निकाल रहे हैं तो भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होना चाहिए, लेकिन अब की बार क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में उसमें क्या चेंज होगा कि डिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, अगर हम इसको इसके अंदर स्टेशनरी पोजीशन पे रख दें, इसको हिलाएं डुलाएं ना ही इसको अंदर ले जा रहे हैं मैग्नेट को इस कॉइल के, ना ही इसको उससे दूर लेकर जाया जा रहा है, तो तब क्या होगा, तब यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा और जो करंट है वो इंड्यूस नहीं होगी इसीलिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इसका आंसर की कंक्लूजन क्या निकला। नेक्स्ट, अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करें तो क्या डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा कि जो अगर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज यहां पर हो रहा है, इन दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा है कि हम बढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो करंट होगी वो भी जल्दी से इंड्यूस होगी और इस वजह से जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा वो भी तेजी के साथ में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, समझा मैंने आपको दिया ही है। चलिए अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेम सेट के लिए हमारा फिर से सेम क्वेश्चन नंबर वाला आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है और ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। इसका मतलब है ये और वाले क्वेश्चन या फिर ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हैं, जो भी आपको अच्छे से आता है आप उसको सॉल्व कर सकते हो एग्जाम्स में। वैसे ये सेम टू सेम दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही लग रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन एंड ऑफ अ कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम क्या समझते हैं कि अगर हमारे पास में 2 कंडक्टर्स हैं, मान लिया एक ये हो गया हमारे पास में जो करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, कॉपर वायर की इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से लगे हुए हैं, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, तो दोनों ही कंडक्टर्स में एक की जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको चेंज किया जाए, इसको इसके टुवर्ड्स लाया जाए या फिर इससे दूर ले जाया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से किसी एक कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जो सेकंड वाला कंडक्टर है उसमें क्या हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड करंट वहां पर मिलेगी। तो इंड्यूस करंट की वजह से क्या होगा, उस सेकंड वाले कंडक्टर में अगर हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दें जो कि बताएगा कि इसके अंदर अब करंट आ चुकी है, फिर करंट इंड्यूस हो चुकी है, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो गैल्वेनोमीटर यहां पर क्या करने वाला है, डिफ्लेक्शन शो करने वाला है अगर इस कंडक्टर के में जो करंट है वो इंड्यूस हो गई है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट वर्ड्स में लिख रही हूँ, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, आप लोग लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फिनोमेना किसका हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किस पे बात कर रहे हैं कि अगर हम इस बार मैग्नेट को इसके अंदर कैसे रख दें, स्टेशनरी रख दें, ठीक है, ना ही ये इसके टुवर्ड्स आ रहा है ना ही ये इससे दूर जा रहा है, तो तब क्या होगा, तब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो आप लिख सकते हैं नो डिफ्लेक्शन या फिर जीरो डिफ्लेक्शन इन दिस केस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा तो करंट इंड्यूस ही नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगी तो जो करंट है उसी को तो डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। अब करंट इंड्यूस ही नहीं हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं। सही से आप अच्छे से आंसर करके आओगे तो इस क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा और आपने ढेर सारी प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम मिलेंगे अपने कुछ नए टॉपिक्स के साथ में अपने नए नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न नो हाउ फ्री है पर बेस्ट है।